बताइए मुझे, आप जैविक किसान हैं, बहुत सारे लोग जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आप ऐसा क्या नया कर रहे हो जो हम हमारे दूसरे किसानों को बताना चाहें? सर पहला बात है कि जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरह से तो रखिए कि अभी एक तो माहौल खड़ा हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकली जैविक खेती क्या है? जैविक खेती बोले तो मान लीजिए हम जैविक खेती कहाँ करें? सबसे पहला बात है कि हमको साइट सिलेक्शन या जो सॉइल है वो कहाँ मिलेगा हमको, जो जहाँ की मतलब केमिकल और बाकी चीज़ें यूज़ नहीं किया होगा वैसा सॉइल, पहले वैसा साइट सिलेक्शन पहली बात। अदरवाइज कोई भी सॉइल के ऊपर में हम इनिशियली कर नहीं सकते हैं। जब शुरुआत में हमने ये यहाँ स्टार्ट किया था, इसके ऊपर में शुरुआत में मैंने रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाके एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था 1 महीने का। उसके बाद में वर्मी कंपोस्टिंग के जैविक खेती के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, पहले तो सीड चाहिए। वो जैविक सीड कहाँ से मिलेगा? जो भी सीड मिलेगा वो भी मतलब मार्केट का ही सीड होगा। और वो सीड कैसे हम रख सकते हैं, कहाँ से कलेक्शन कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या थी। दूसरा बात था जो इनपुट्स कहाँ क्या देंगे। अगर मान लीजिए हम केमिकल नहीं भी देते हैं तब उसमें हम क्या देंगे? तो कंपोस्ट में उस टाइप का क्वालिटी आना चाहिए जो हमको मार्केट के हिसाब से मतलब प्रोडक्शन आ पाए। तो इसके लिए कंपोस्ट की कैसे तैयार करना है, कंपोस्ट में क्या क्या वेराइटीज है, इसके ऊपर भी मैंने ट्रेनिंग लिया। उसके बाद में मैंने कंपोस्टिंग स्टार्ट किया। बाद में आई समस्या जो अब जैसे मान लीजिए रोग और जो है कीड़े मकोड़े, तो इससे कैसे मतलब फसल को मतलब रोग और कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाया जा सकता है, बाकी चीज़ों से। तो इसके लिए हमको मेन था डिजीज पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। तो इसके लिए भी मैंने बहुत सारे जगहों में बहुत जाके और अपने हिसाब से जो है मतलब इसमें समय दिया। और किसी का बहुत आदमी का सुना, लेकिन अपने हिसाब से पिछला 7 साल से वेरियस टाइप का खेती करना। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जाम्पल की तरह से बोला जाए, जब हम लोग ब्रिंजल की खेती करते हैं तो ब्रिंजल की क्या क्या खेती इंडिया में हो रहा है, अपना माने एरिया में क्या हो सकता है, बहुत सारे वेराइटीज़। तो वेराइटीज़ के ऊपर में हमने एक्सपेरिमेंट करके अपने हिसाब से बहुत जगह से लेके हज़ारों की तादाद में यूट्यूब में वीडियो देखा, बाकी चीज़ों से लिया, बहुत सोर्सेस से अपना लर्न करके मैंने अपना पेस्टिसाइड खुद बनाया और अपना जो है अपना कंपोस्ट खुद बनाया। मान लीजिए आप केला कर रहे हैं, आप पपाया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए सबके लिए वो एक ही मतलब गोमूत्र और बाकी चीज़ मिला के ऐसा करने से कमर्शियल फार्मिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए अपने हिसाब से मैंने अपना पेस्टिसाइड भी तैयार किया है, लोगों को देता हूँ, और अपना कंपोस्ट तैयार किया है। कंपोस्ट अब हम लोग लगभग 200 टन कंपोस्ट साल का बनाते हैं और कुछ मार्केट में भी सेल करते हैं, प्लस अपना भी यूज करते हैं। मेरा इनपुट्स में कंपोस्ट हो गया और मेरे को हार्मोन चाहिए था, वो भी हमने तैयार किया, और साथ में अभी जैविक रूप से अपना पेस्टिसाइड भी तैयार कर रहे हैं। और सक्सेसफुली सर हॉर्टिकल्चर बोलिए चाहे एग्रीकल्चर का कोई भी माने वेराइटी के ऊपर में हम काम कर पा रहे हैं। कि आप वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट आप कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जरा हम देखना चाहेंगे। आपका जो मंगला वर्मी कंपोस्ट फार्म है, शायद इसकी कैपेसिटी शायद 100 मीट्रिक टन पर एनम है आपकी। 60 टैंक्स में मैं लगभग 6 महीने में 100 टन बनाता हूँ, साल भर में 200 टन बनाता हूँ। अब फार्मर की डिमांड और हमारी जो मार्केटिंग है उस हिसाब से अपना दरकार के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, और अपने फार्म के लिए तो हर समय अपने पास अवेलेबल रहता है, और जो भी ऑर्डर देते हैं उस हिसाब से बनाते हैं। एक हमें बहुत ही अच्छा नया आपका जो दिख रहा है, ये बायोपेस्टिसाइड फार्मूलेशन का आपने जो बनाया है, ये इनोवेटिव आइडिया आपके माइंड में कैसे आया, और कौन कौन से आप 1 2 3 4 ये जो आपने बनाए हुए हैं, इनमें आप इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें हमारे किसान भाइयों को। इसके लिए हमने शुरुआत जब किया तो मैंने ट्रायल एंड फेलियर और बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट करते करते शुरुआत में तो रख लीजिए कि हम लोग खेती करना मतलब वो एक तो मेरा पागलपन सा हो गया, जैसे मतलब कैसे हो पाएगा, बार बार करना, और करने के बाद में भी क्या उसको कीड़े लग जाना और डिजीज हो जाना। तो हमने धीरे धीरे पहले कुछ सॉइल के लिए कुछ बैक्टीरियाज हैं, उसके लिए हमने बैक्टीरियाज वेराइटी सोर्सेज से कलेक्शन किया। सॉइल के लिए पहले एक अच्छा बैक्टीरिया चाहिए जो सॉइल का हेल्थ मेंटेन करे, और बाद में फिर आया जो हम लोग जर्मिनेशन के लिए कुछ तैयार करें जो जर्मिनेशन के लिए अपने को हेल्प करे। फिर उसके बाद आया जो माने ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ प्रमोटर जिसको हम लोग हार्मोन बोल के बोलते हैं, उसको भी तैयार किए। और आज की डेट में सक्सेसफुली कोई भी सब्जी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, चाहे मान लीजिए एग्रीकल्चर क्रॉप हो, इसके लिए हमने सक्सेसफुली बना के 5 वेराइटीज का हमने तैयार किया है। एक में तो सॉइल बैक्टीरिया है, 5 नंबर जो है अपना ग्रोथ हार्मोन है, और 2 3 4 ये 2 3 4 जो है
इसमें बहुत तरह का मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन है, सब आयुर्वेदिक बोलिए, जड़ी बूटियाँ बोलिए, अपना गोमूत्र बोलिए, और साथ में बहुत सारे चीज़ों का एडिशन देते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, और प्रैक्टिकली कभी एक के साथ दो, दो के साथ तीन, इस तरह से भी एप्लीकेशन किया जाता है। तो आज पर द क्रॉप और आज पर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करते हैं, और डाइल्यूशन भी उसी हिसाब से। मान लीजिए आप लोग गोभी कर रहे हैं, तो गोभी में 4 नंबर नहीं यूज किया जा सकता। हमने इसका कोई नेम या नामकरण अभी तक नहीं किया है, अपना एप्लीकेशन के लिए, इजीनेस के लिए हम लोग इसका जस्ट 1 2 3 4 5 करके नाम दिए हैं। ये जो 1 2 3 4 5 है, इसमें आपने 2 3 4 जैसे आप बता रहे थे, तो इसमें क्या इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, थोड़ा बता देंगे जल्दी से? मान लीजिए हम लोग 1 नंबर तो सॉइल बैक्टीरिया बताए, 2 नंबर में हम लोगों ने किया है कुछ लाइट, जिसमें विदाउट मतलब स्टेम, जो स्टेम जिसकी मतलब नरम होता है, जैसे मान लीजिए टमाटर हुआ, गोभी हुआ, इस तरह का जो सब्जियां हैं, इसके लिए हम लोग 2 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 नंबर में हम लोगों ने बहुत कुछ मिलाया है, मेनली रख लीजिए 2 नंबर के साथ में हम लोग नीम का पत्ता, और साथ में जो है और 2-3 पत्तों का जो है उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं, साथ में कुछ परसेंटेज में देसी गाय का यूरिन जो है उसमें ऐड करते हैं। इसी तरह का कुछ है जो मतलब वो सक्सेसफुली हमने पिछला 4-5 साल से एप्लीकेशन करके देखा है। इट्स वेरी सक्सेसफुल फॉर टमाटो, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इस टाइप की जो क्रॉप है इसके लिए सक्सेस होता है। और 3 नंबर जो है ये और थोड़ा मतलब उससे हार्ड है, जिसमें कि और इसी तरह का चीज़ों की एडिशन सब्सट्रैक्शन किया गया है। इसमें भी कुछ बैक्टीरियाज दिए गए हैं। ये अपना काम करता है क्या है कि मतलब कीड़ों को मारने के लिए नहीं, पहले ही कि कीड़ों का मुंह बंद हो जाता है, कीड़े कुछ खा नहीं पाते हैं और मर जाते हैं। ये 3 नंबर जो है अल्टीमेटली बहुत सक्सेसफुल है, जैसे ब्रिंजल क्रॉप हुआ, और इसी तरह का जिसमें स्टेम है, जिसका मतलब स्टेम थोड़ा मजबूत होता है, उस टाइप की जो सब्जियां हैं वो होगा। लेमन में भी आप दे सकते हैं, पपाया में भी दे सकते हैं, लीफ कर्ल वायरस भी कंट्रोल हो सकता है 3 नंबर से। अब उड़िया में तो बोलते हैं औरख है, करंज है, इस तरह का बोलते हैं लोग सब। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ जड़ी बूटियां हैं मार्केट में, या हम लोगों का नेचर के पास, जो आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, और एकदम सक्सेसफुली बायोपेस्टिसाइड काम करता है। और इवन ऐसा भी मेरे पास फार्मर आते हैं, हम तो यहाँ सेल करते हैं, पानी 1 लीटर का दाम 20 रुपया है, हम 1 लीटर पेस्टिसाइड 10 रुपया में ही बेचते हैं फार्मर को। चाहे मेरा 1 नंबर से 5 नंबर कोई भी देते हैं, वो 10 रुपये में देते हैं, और अपना इस्तेमाल में तो लेते ही हैं। इसकी डाइल्यूशन डिपेंड करता है जो कौन सी क्रॉप है, क्या एप्लीकेशन है, उसमें किस तरह का मतलब अटैक हुआ है। अगर अटैक नहीं है तो पर भी आप 2 नंबर को कंटिन्यू अगर इस्तेमाल करते हैं, हर हफ्ते में 1 बार भी स्प्रे किया जाता है, तो कोई भी डिजीज नहीं होगा। आई थिंक सो, पिछला 4-5 साल से मैं कर रहा हूं। यानी कि आपने अपने तरीके से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से ये बायोपेस्टिसाइड बनाए हैं, जिनका नाम आपने 1 2 3 4 दिया है। ये हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। इनके सारे इंग्रेडिएंट्स आप बाद में डिटेल में हमें बता देंगे। और एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें दिखाई पड़ रही है आपके यहाँ, एक तो जो बायोफ्लॉक, ये बायोफ्लॉक का क्या है, आपका क्या कंसेप्ट है, और इससे दूसरे किसानों से कैसे हम इनको मतलब उनको लाभ मिले, थोड़ा जानकारी देंगे आप? बायोफ्लॉक का आज की डेट में सबसे मतलब सुंदर मछली मतलब माछ चाष करने का मतलब तरीका है, और तालाब और बाकी चीजें जो है वो कन्वेंशनल प्रोसेस तो है ही। अब तालाब के साथ बायोफ्लॉक का कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। यहाँ जमीन की एक माने 10 भाग में 1 भाग जमीन का जरूरत होता है। 1 एकड़ में जो काम किया जाता है, 1 डेसिमल जगह में आप टैंक बना के उतना मछली और बाकी किया जा सकता है। और नॉर्मल तालाब से बायोफ्लॉक में एडवांटेज ये है, एक कंट्रोल्ड कल्चर के अंदर में रहता है। यहाँ टेम्परेचर से लेके बाकी चीजें सब कंट्रोल किया जा सकता है। वाटर पैरामीटर्स आपके हाथ में है, आप जैसे चाहेंगे वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए अगर पैरामीटर्स तालाब में आपको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बायोफ्लॉक में अगर आप करते हैं, पहले तो जमीन का कम होता है, और दूसरी बात है कि 6 महीने में प्रोडक्शन हो जाता है। आप अपना मनचाहा मछली जो है इसमें डालते हैं और मनचाहा प्रोडक्शन पाते हैं सिर्फ 6 महीने के अंदर। 6 महीने के साथ में तालाब को कंट्रोल करना, बाहर का मान लीजिए धूप के टाइम में, बारिश के टाइम में, सर्दी के टाइम में तालाब को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। बायोफ्लॉक में सीधा सीधी बात है, मतलब इसमें 24 आवर करंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और कुछ नहीं, समय ज़्यादा नहीं लगता है। सुबह में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा दे के अब बायोफ्लॉक में मन चाहा कोई भी मछली कर सकते हैं। बट वो जो तिरपाल वाला टैंक है, उस कल्चर में मैंने 3-4 साल का ट्रायल किया,
अभी जो है हम लोग सीमेंट टैंक और परमानेंट कंस्ट्रक्शन और उसके ऊपर में पूरा थरो होने के बाद अभी हम लोग परमानेंट टैंक परमानेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर चिंगड़ी से लेके अपना हर कोई टाइप की मछली किया जा सकता है। आईएमसी को हम लोग करते हैं, लेकिन आईएमसी में हर वेराइटीज नहीं करते हैं, बाकी हर तरह का मछली हो जाता है। मैंने देखा है काफ़ी अच्छा अजोला की वेराइटीज़ हैं, शायद आपके पास 6-7 वेराइटीज़ हैं। अजोला का क्या क्या प्रयोग करते हैं आप? सर ये आजोला मतलब हम लोग शुरुआत में जो है मतलब जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आईएफए सिस्टम के अंदर में हम लोग खाली खेती और मतलब सब्जियां इसको छोड़ के हम लोग जैसे कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट की इनपुट के लिए भी हमको कुछ आइटम्स जरूरत पड़ती है, काव डंग की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग काव को फिर क्या फीडिंग कराएंगे, बाजार का दाना जो है वो मिलता है, जो फीड मिलती है मार्केट में वो सब केमिकल एडेड रहता है। तो हम लोगों ने ग्रीन फीड के चलते जब सोचा तो ग्रीन फीड के लिए अगर ग्रास का हम लोग कल्टीवेशन करें और उसके लिए जमीन भी ज़्यादा चाहिए, बाकी चीज़ें रख लीजिए कि उसके लिए जैसे धान वगैरह किया जाता है, पानी है, बाकी चीज़ें हैं, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग आजोला को एक आजोला के बारे में मैंने बाहर में जाके कुछ ट्रेनिंग्स लिया और आजोला में नॉर्मली फास्फोरस का यूज किया जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट वगैरह, तो वो सब केमिकल होता है। मैंने जहाँ जहाँ पे भी ट्रेनिंग पे गया उन लोगों ने वही सब दिखाया जो कि केमिकल में किया जाता है। तो हमने शुरुआत में एक छोटा सा टैंक में आजोला करना चालू किया। हम लोगों ने बनाना किए थे, केला का खेती किए थे, उसके 2 केला की लाइन के अंदर में पॉलीथीन डाल के किया। तो 3-4 साल आजोला करने के बाद में मैंने ऑर्गेनिकली सक्सेसफुली आजोला एक 10 बाई 4 टैंक में 1 फुट हाइट का पानी के अंदर में मतलब 1 kg पर डे हम लोग निकाल सकते हैं 100% ऑर्गेनिक से। और इसको हम लोग काव को, गाय को भी दे सकते हैं, अपना चिकन फार्मिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, मछली भी कुछ हैं जो कि आजोला खाती है, तो ये सारा इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं। दिस इज 100% ऑर्गेनिक और इसमें रख लीजिए कि बहुत प्रोटीनियस फीड है। किसी को भी अपना माने जो अपना गृहपालित पशु पक्षी किसी को भी खिला सकते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसका कोई साइड इफेक्ट या कुछ नहीं। लेकिन मैं जो आजोला करता हूँ इसमें हम लोग रख लीजिए कि आजोला के साथ में कुछ सब्जियां भी उगाते हैं आजोला टैंक के अंदर, कुछ मछलियां भी करते हैं आजोला टैंक के अंदर। तो ये आजोला हम लोग ऑर्गेनिक से करने के मतलब से होता क्या है कि हम लोग खाली आजोला नहीं करते हैं, आजोला के साथ में बाकी चीजें भी करते हैं, जो कि हमको राउंड द ईयर हमको आजोला मिलता है। साथ में आजोला टैंक से हम लोग सब्जियां उगाते हैं, आजोला टैंक से हम लोग मछलियां भी उगाते हैं। 10-4 का टैंक में मैं पर डे 1 kg आजोला पिछला 5 साल से ले रहा हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रहा हूँ। जब मेरे पास मुर्गियां होती है ज़्यादा तो हम टेम्पोररी बेड्स लगाते हैं और आजोला डेली उगाते हैं। जिंजर, अदरक और हल्दी को हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे ये अपना एक तो छोटा सा 1 एकड़ का प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर हम लोगों ने पहले मतलब जो प्लांटेशन किया हुआ था, इसके अंदर में हम ऑर्गेनिकली पूरी 100% ऑर्गेनिकली हम लोग अपना वर्मी कंपोस्ट और अपना ही मतलब बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड यूज करके हम लोगों ने जिंजर किया था। ये हम लोग सीड मंगाए थे रायगढ़ से, ये भी एक ऑर्गेनिक फार्मर से ही हमने सीड मंगाया था और ये सीड को लगाए थे और अच्छा जिंजर हुआ है। सिर्फ वर्मिंग कंपोस्ट यूज किए हैं और कुछ नहीं दिए हैं सर। इसमें करीब कहीं पे 6 फुट 7 फुट का भी गैपिंग है पेड़ मैंने प्लांट टू प्लांट, और लाइन टू लाइन भी लगभग वैसा ही गैपिंग था। तो मैंने इसके अंदर में इस साल इंटरक्रॉपिंग किया था, मतलब जिंजर सक्सेसफुली हुआ। अब पिछले साल हम लोगों ने हल्दी के ऊपर भी ट्राई किया था। अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, उनको एक पूरा सर्वे उन्होंने किया था अभी जो पेंडेमिक 19 के टाइम में। इसमें जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है जैविक खेती का और ख़ास तौर पर जो है फार्मिंग कम्युनिटी का, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से और हमारी ओर से इनको हम एक शुभकामना देते हैं। एक छोटा सा मोमेंटो है, आप दोनों लीजिए।